गुड मॉर्निंग एट क्लास। आफरीन, किरण, आप लोग सब अपना काम कर रहे हो। डेली आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं पलक कि नहीं? आप लोग अपना काम करते जाइए, नहीं तो आप लोग का कोर्स जो है वो काफ़ी पिछड़ जाएगा, है ना। तो क्योंकि दोबारा इसको हम करवाएंगे नहीं, बार बार नहीं होगा। तो आप लोग जो डेली किताब खोलिए, जब मैडम आपका ये वीडियो डालती है अपना किताब खोलिए और उससे मिलाते हुए आप अपनी कॉपी में इसको लिखते जाइए, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ा रहे हैं? परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ जो अपन चल रहे हैं उसमें हम जिस प्रकार धरातल में परिवर्तन होता रहता है ना, हमने पढ़ा है कि धरातल में भौतिक परिवर्तन, जो ऊपरी जो मिट्टी है, वो जो कण होते हैं, सेल होती है, चट्टान होती है, तो भौतिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन और जैविक जो परिवर्तन होते हैं ना, जैविक मतलब जिसमें जान होती है उसके द्वारा, जैसे मनुष्य के द्वारा, जंतु के द्वारा, पेड़ों के द्वारा जो परिवर्तन धरातल होते हैं, उसी प्रकार जल होता है ना, उसमें भी परिवर्तन जो है, जल के अंदर की जो भूमि होती है, जहाँ नदी होती है, तो उनमें भी जो है इसी तरह का परिवर्तन होता रहता है, अपरदन की क्रिया, है ना। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि बहते हुए जल अर्थात नदी के क्या कार्य होते हैं। तो वर्षा ऋतु का जो जल होता है, जब पानी गिरता है तो वो क्या बताइए कहाँ जाता है? वर्षा ऋतु का जल, उसका जो कुछ भाग है तो वो क्या करता है, जैसे जब सूर्य की रोशनी पड़ती, गर्माहट होती है, पानी जब बंद हो जाता है गिरना, तो क्या होता है, वो ऊपर के वाष्प बन के उड़ जाता है। और कुछ जल होता है वो कहाँ जाता है, वो जमीन के अंदर सोख लिया जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि अभी जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है, पानी गिरेगा तो कुछ पृथ्वी क्या है जो सूखी हुई है, तो जमीन के अंदर क्या वो सोख लिया जाएगा। और जो एक्स्ट्रा जल होता है पानी जो धरातल पे, तो वो क्या होता है, बहते हुए ढलान से कहाँ जाता है, नदी में मिल जाता है ना। तो अब वर्षा जल का कुछ भाग वाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ जाता है, पहला तो। दूसरा, कुछ भाग भूमि के अंदर रिस जाता है, आप समझते हैं रिस मतलब नीचे चले जाना। तथा अधिकांश भाग धरातल पर क्या होता है, बहते हुए वो कहाँ चला जाता है, नदी नालों में पहुँच जाता है। अब जो ये बहता हुआ यही जल नदी के रूप में जब ये नदी में जाता है तो ये तल संतुलन का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करता है। जिस प्रकार अभी हमने इसके पहले तल संतुलन धरातल पे कैसा होता है, जो ऊपरी भूमि रहती है धीरे धीरे कैसे उसके कंकड़ नीचे की ओर जो गड्ढे होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं ना, तो वो तल ऊंचा होता जाता है, ऊपर वाला जो होता है वो नीचा होता जाता है। उसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं, ये सब जो जल जाता है वो किसका काम करता है, तल के संतुलन का, मतलब जो नदी का जो तल होता है नीचे का हिस्सा, उसको संतुलन करने का कार्य करता है। तो ये कार्य संपन्न करता है। अब नदियों का कार्य जो है क्षेत्र बहुत ही क्या होता है, व्यापक होता है, मतलब बहुत अधिक विस्तृत होता है। नदियाँ अपने उद्गम से, मतलब जहाँ से निकली है अपने मुहाने से, क्या करती हैं, विभिन्न स्तरों पर अपने कार्य से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति, मतलब ये जहाँ जहाँ जाती है नदियाँ, तो वहाँ वहाँ ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ, मतलब विभिन्न प्रकार की आकृति का निर्माण करती हैं नदियाँ, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। और नदियों का जो प्रवाही जल होता है वो 3 स्तर से धरातल को प्रभावित करता है, 3 तरह से। कैसे कैसे? अपरदन के द्वारा, फिर परिवहन, मतलब यहाँ से वहाँ जो नदी के जो बहाव जो तेज होता है तो उसके कण क्या होते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं। तो जो कण यहाँ से वहाँ जो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। और निक्षेपण, निक्षेपण की क्रिया जैसे हमने पढ़ाई, अपरदन और निक्षेपण क्या होता है, निचली सतह ऊंची होती जाती है, निक्षेपण, अपरदन ऊपरी सतह नीची होती जाएगी। तो यही नदी में भी यही कार्य होता है, तो प्रभावित करता है जिससे नदी के, इसको क्या बोलते हैं हम, नदी के कार्य कहते हैं। तो नदी के जो कार्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला अपरदन, दूसरा परिवहन, तीसरा निक्षेपण। तो आज हम अपरदन के बारे में पहले पढ़ेंगे कि अपरदन क्या होता है। तो कैसे नदी का जल जो है, वो देखा होगा आपने कि नदी जब तेज बहाव से पानी आता है तो किनारे में क्या होता है, वो पानी आप देखे होंगे एकदम टकराता है पानी, देखा है ना आपने, कभी गए हो किसी नदी स्थल पे, तो जब किनारे के हिस्से में एकदम से टकराता है तो डेली जब वो चीज़ कहीं किसी में से टकराएगी तो वो क्या होगा, वो तल जो होता है वो क्या है, नीचे किनारे के वो हिस्सा क्या होगा, घिसता जाएगा, वो चौड़ा होता जाएगा ना वहाँ का भाग। डेली यदि किसी चीज़ से हम उससे टकराएंगे तो वो हिस्सा क्या होगा, खिसकता जाएगा, वो हिस्सा क्या हो जाएगा, चौड़ा होता जाएगा। इसी प्रकार अपरदन में क्या होता है, बहती हुई नदी का जल अपनी शक्ति के द्वारा, जैसे कभी तेज बहाव होता है तो शक्ति के द्वारा अपने मार्ग में आने वाली जो विखंडित, उसके मार्ग में जो चट्टानें आती ना, पत्थर, तो उसको भी वो क्या करता है, डेली जल जब टकराएगा तो क्या होगी, चट्टानें कटेंगी, ठीक है।
पदार्थों को वो क्या करता है, फिर वो नीचे की ओर ले जाता है, जल के बहाव के साथ वो भी क्या होती है, नीचे की ओर चली जाती है। अब नदी मार्ग में ये पदार्थ अपक्षय, मतलब अपक्षय क्या हुआ, क्षय हुआ, मतलब यदि पत्थर घिसा है तो उसको क्या बोलते हैं, अपक्षय। और यहाँ से वहाँ गया है तो अप्रदन, जहाँ पे वो पत्थर जाके रुका। अपक्षय और अप्रदन की क्रियाओं द्वारा क्या होता है, आते हैं, अप्रदन वहाँ पहुँच जाते हैं ये कण, ठीक है। अब इन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, नदी का भार कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नदी का भार कहा जाता है। अब यही भार जो घर्षण की क्रिया, घर्षण मतलब किसी चीज़ को बार बार यदि हम चलाएंगे, वो करेंगे तो वो चीज़ क्या होती है, घिसती है ना। कोई भी चीज़ यदि आप चलाते हैं तो आप जैसे अपन कोई चीज़ पहनते भी हैं, डेली को यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, घर्षण की क्रिया द्वारा डेली क्या धीरे धीरे घिसती जाती है। तो ये क्या होता है, यही भार घर्षण के औजारों के रूप में काम करता है। मतलब बार बार घर्षण होता है ना, पानी का टकराना होता है तो घर्षण एक मतलब ये क्या होता है, औजार के रूप में काम करता है। औजार मतलब जैसे कोई चीज़ कट रही है तो वो औजार के रूप में कार्य करता है। और ये पदार्थ नदी के तल तथा किनारों को, नदी का तल है जो नीचे हिस्सा और किनारे हैं उनको वो क्या हो जाएंगे, घिस कर काटने का काम करते हैं। अब देखेंगे कि बार बार जब नदी किनारे वो पानी पड़ेगा तो वो हिस्सा चौड़ा हो जाएगा, वो हिस्सा क्या होगा, घिस जाएगा, तो घिस कर काटने का काम करते हैं, जिससे नदी के, अब फिर उससे क्या होगा, नदी की तली भी क्या हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। जब पानी एकदम से तेज भाव से पानी बार बार जाएगा तो वो वहाँ पे क्या होगा, गड्ढा होगा कि नहीं, वो क्या होगा, जिससे नदी की तली गहरी और उसका पाट मतलब जो किनारे हिस्सा जो होता है वो क्या हो जाता है, चौड़ा होता जाता है। हम इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से बच्चों? एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं कि अपरदन क्या होता है। बाकी के हम जो उसके बारे में, अपरदन के भी कई कार्य होते हैं, इनको हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आज हम अपरदन क्या होता है अच्छे समझ लेते हैं। फिर से पढ़ते हैं। वर्षा जल का जो कुछ भाग होता है वो वाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ जाता है, तो कुछ भाग भूमि के अंदर रह जाता है, तथा अधिकांश भाग क्या होता है, धरातल पर बहता हुआ नदी नालों में पहुंच जाता है। अब यही बहता हुआ जल नदी के रूप में क्या करता है, तल संतुलन, मतलब एक उसको करता है, तल संतुलन में महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करता है। अब नदियों का कार्य क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही व्यापक होता है, और नदियां अपने उद्गम से लेकर उद्गम मतलब जहाँ से निकली है मुहाने तक विभिन्न स्तर पर अपने कार्य से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, मतलब विभिन्न प्रकार के आकार जो बन जाते हैं उनको स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। अब नदियों का जो प्रवाही जल है वो तीन तरह से धरातल, मतलब जो सतह होती है पृथ्वी की, उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, नदी के कार्य कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम, नदी के कार्य। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण, है ना। तो हम पढ़ लेते हैं अपरदन क्या होता है। तो अपरदन क्या है, बहती हुई नदी का जल अपनी शक्ति के द्वारा अपने मार्ग में आने वाले विखंडित चट्टान जो होती है ना, उसके जो रास्ते में आएंगे जो चट्टाने पत्थर होते हैं, उनको क्या करते हैं, नीचे की ओर ले जाता है, और नदी मार्ग में ये पदार्थ क्या कहलाएगा, मतलब पत्थर घिसा तो अपक्षय हुआ, और अपरदन की क्रियाओं के द्वारा ये आते हैं। अब इन पदार्थों को नदी का भार भी कहा जाता है, और यही भार घर्षण के औजारों के रूप में काम करता है, और ये पदार्थ नदी के तल तथा किनारों को क्या बोलते हैं, घिसते हैं। तो इस प्रकार ये काटने का काम करते हैं, जिससे नदी की तली क्या हो जाती है, और गहरी हो जाती है, और उसका जो तल किनारा हिस्सा है जो वो क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम अपरदन कहते हैं। तो ये नदी के जो अपरदन की क्रिया होती है वो किस पर डिपेंड करती है, नदी में जल की मात्रा और उसका वेग, मतलब जिस गति से वो पानी तेजी से आएगा तभी कटाव होगा, है ना। तो नदी में यदि जल होगा तब ये सब होगा। तो ये अपरदन की क्रिया जो है नदी में जल की मात्रा और उसके वेग पर डिपेंड करती है, उस पर निर्भर होती है। तो हमने आज अच्छे से पढ़ लिया नदी अपरदन, है ना। अब ये परिवर्तनकारी बाह्य शक्ति लेसन है हमारा नाम, इस लेसन का नाम, और इसमें क्या हम पढ़ रहे हैं, बहते हुए जल और नदी के कार्य। तो नदी कार्य के अंतर्गत हमने कौन सा कार्य पढ़ लिया है, अपरदन। अब अपरदन के अंदर भी कई कार्य होते हैं, तो वो हम इसके बाद कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो आप लोग ये अपनी कॉपी में उतारिए और उसकी फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमको भेज सकते हैं, ठीक है, ताकि हमको भी ये पता लगे कि आप लोग कितना कार्य कर रहे हैं अपनी कॉपी। तो सभी लोग अपनी जो है कॉपी एकदम बना लीजिए, जैसा कि हमने बताया कि हमको सिर्फ एक ही कॉपी चाहिए, क्योंकि आप कई कॉपी बनाते हैं तो कभी कोई कॉपी भूल जाती है, इसलिए एक मोटी कॉपी बनाइए, उसमें सभी से जैसा हम करवाते जा रहे हैं आप उसको करते जाइए।
ठीक है। और अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं ये? जिसको नहीं भी समझ में आता है तो वो हमसे फ़ोन करके पूछ सकता है कि ये चीज़ मैडम को समझ में नहीं आई, तो आप इसको फिर से समझा दीजिए, ठीक है। और आप किताब भी खोल के देख सकते हैं, किताब में ये चीज़ लिखी हुई है। यदि ब्लैक बोर्ड में समझ में नहीं आती है तो आप किताब से भी देख के इसको लिख सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट हम अगले उसको पढ़ाएंगे, ठीक है।